हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज फिफ्थ कंसेक्यूटिव डे है मार्केट के फॉल का और हमने 500 से ज़्यादा पॉइंट पिछले 5 दिनों में लूज़ कर दिए। जिस तरीके से मार्केट्स गिर रहे हैं ये थोड़ा अनयूजुअल है। अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि 2-3 दिन जब मार्केट्स गिरते हैं तो उसके बाद एक हमें छोटी मोटी रिकवरी ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, जो कि इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। और डे बाय डे मार्केट्स गिर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई बड़ी क्वांटिटी में एग्रेसिव पैनिक सेलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सेलिंग बहुत ही काम कैलकुलेटेड मैनर में हो रही है, वहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं है। और यही सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है कि कहीं ये लंबी सेलिंग की प्लानिंग तो नहीं है। अब देखिए, ये सब कुछ हो रहा है और इसका हम ब्लेम टैरिफ्स को दे सकते हैं कि देखो यूएसए ने टैरिफ लगाया, आईटी वीज़ा ये सब कर दिया, इस वजह से गिरावट शुरू हो गई। लेकिन ये असली कहानी नहीं है। टैरिफ तो कई सारी कंट्रीज में लगाए गए, क्या वहाँ पर भी इस तरीके से गिरावट हो रही है? हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया इस वक्त, अगर हम एशिया में देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी है और वर्स्ट परफॉर्मिंग भी मार्केट भी है। तो टैरिफ एक ट्रिगर है, एक बहाना है, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम हमारे अंदर की है कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्स नहीं हो रहे हैं और उसका कोई नियर टर्म सल्यूशन भी नहीं दिख रहा है। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या ये फॉल रुकेगा और कब रुकेगा और कैसे रुकेगा। तो आइए सबसे पहले जीएसटी की बात कर लेते हैं। बहुत शोर शराबा है, वीडियोस बन रहे हैं और खबरें आ रही हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये तो कमाल हो गया जी, सारा कुछ उलट पुलट हो जाएगा, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम डिटेल्स में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब से ये जीएसटी लगा है, अगर आप देखिए तो कितना जीएसटी हमारे देश ने के लोगों ने पे किया। अगर इसकी हम फिगर जोड़ें, करीब करीब ये 125 लाख करोड़ का बनता है। 125 लाख करोड़ का जीएसटी हमारे देश के लोगों ने दिया। आप ये कह सकते हैं कि चलो ये पैसा सरकार के पास आया, देश ने तरक्की की, बहुत डेवलपमेंट हुआ, ये सब आप कह सकते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो पेमेंट्स हमने की, ये जो पे किया, इसको किसने किया? इसका 50% से भी ज़्यादा पेमेंट गरीब लोअर मिडिल क्लास लोगों ने किया। अब जो धन्ना सेठ लोग हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए पिछले कई सालों में, उनकी वेल्थ बढ़ी और ऐसी खबरें भी आई कि स्विस बैंक में बैलेंसेस भी ज़्यादा बढ़े, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो अगर आप जो टॉप रिच, जो कि 90% ऑफ हमारे देश के एसेट्स को होल्ड करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है। तो एक तरीके से इसने हमारी इकॉनमी को चौपट किया और इसका ही इम्पैक्ट है कि आज बैंकिंग सेक्टर्स में जो लोन्स बांटे गए उस पर इतना डिफॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इस नए जो जीएसटी चेंजेस हैं उनकी स्पेसिफिकली बात करें तो क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स है? क्यों मार्केट्स इसको इग्नोर कर रहा है? क्यों इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा रिफॉर्म, लेकिन मार्केट्स उसको पॉजिटिवली क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आज मैं देख रहा था, प्राइजेस को कंपेयर कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम देखा, पनीर, प्रॉब्ली इट वाज अमूल का पनीर था। ओल्ड प्राइस था 92 रुपीज़ और आज मुझे 90 रुपीज़ दिख रहे थे। अब अगर मैं इसे ब्लिंकिट्स में अगर मैं इसे ऑर्डर करूँगा तो प्रॉब्ली उसके चार्जेस वार्जेस मिला के वही हो जाएगा। अब 2 रुपये का डिफरेंस क्या मेरे लिए मैटर करता है? क्या आज के दौर में क्या किसी गरीब आदमी को कितना मैटर करता है? तो इसलिए इसका जो बेनिफिट है वो भी इतना अर्थ शैटरिंग नहीं है कि ये हमारे देश के फॉर्च्यून को बदल देगा और कंजम्पशन में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर अपना भी फीडबैक शेयर करिए। तो अगर हम इस नए जीएसटी के चैलेंजेस को देखें तो क्या है? एक तो जो काफ़ी सुनने में आ रहा है, इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर।
तो यहाँ पर क्या है, इनपुट टैक्स हायर 12 से 18% है, वाइल फिनिश्ड गुड्स नाउ एट 5%। तो इसका नुकसान व्यापारियों को हो सकता है। और इससे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल, पैकेजिंग, बाइसिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में लॉक इन हो जाएगा और रिफंड्स वगैरह का इशू होगा, जो कि आज तक फिक्स नहीं हो पाया इतने सालों में। और सबसे ज़्यादा इसकी मार जो छोटे मिडिल जो एसएमईज हैं या जो स्मॉल एसएमईज हैं उनको होगा, क्योंकि लिक्विडिटी का क्रंच वो फेस करेंगे और उनका स्लोअर एक्सपेंशन होगा। तो ये जीएसटी जो है ना, ये स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, हम खुद भी महसूस करते हैं। और इसका जो ज़्यादा फ़ायदा जो है बड़े कॉरपोरेट्स को होता है। अब इसका सरकार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सरकार पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उनका रिड्यूस टैक्स कलेक्शन होगा, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस उनका गिर जाएगा। सरकार कह रही है करीब 60,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन अनुमान है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का उनको नुकसान होगा। और अगर इसकी वजह से कंजम्पशन नहीं बढ़ा तब तो ये घाटा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और जो स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो लॉसेस होंगे वो तो अलग है। अब इसका रिफंड और कंप्लायंस बर्डन की अलग ही कहानी है। तो रिफंड प्रॉमिस्ड फॉर इन्वर्शन बट जीएसटीएन पोर्टल हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ग्लिचेस। तो ये रिफंड के इश्यूज बने रहते हैं, साइट के इश्यूज अभी भी बने रहते हैं। डिलेड रिफंड्स, कैश फ्लो प्रेशर्स ऑन एक्सपोर्टर्स, एसएमईज, हायर कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस का कॉस्ट हम आपसे कह सकते हैं कि लाखों में होता है, हज़ारों में नहीं होता है। तो किसी छोटी कंपनी के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करना कंप्लायंस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इतने में वो अपने मैन पावर को बढ़ा सकता है या फिर वो अपने जो एक्सपेंशन में इसको यूज़ कर सकता है। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर, बेटर, बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब यहाँ पे देखें तो सेक्टर में इनइक्वालिटी भी देखने को मिल रही है। तो ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल में तो चलो फायदा हुआ है, लेकिन सीमेंट और पेट्रोलियम अभी भी 28% में है। और पेट्रोलियम, हम ये पेट्रोल और इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोलियम से की जो प्रोडक्ट्स जो उससे बनती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ड्यूटी कम नहीं हुई है। क्रिएट्स लॉबिंग प्रेशर फ्रॉम एक्सक्लूडेड सेक्टर। अब जिन सेक्टर को आपने रिलीफ नहीं दी तो वो भी अब बोलेंगे कि भाई हमें भी घटाओ, ये घटाओ, वो घटाओ। अब इस चक्कर में क्या होगा, फिर बदलाव किए जाएंगे। तो ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। डिस्टॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्लो टुवर्ड्स टैक्स एडवांटेज इंडस्ट्रीज। तो जिन पर नहीं घटा है उस पर अब फ्लोज ज़्यादा नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिनिश्ड गुड्स गेट चीपर बट इफ रिफंड्स आर डिलेड प्रोड्यूसर मे नॉट पास ऑन द बेनिफिट। तो भाई जब मुझे इनपुट का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो प्राइजेस क्यों कम करूँगा। क्रिएट्स मिसमैच बिटवीन पॉलिसी इंटेंट एंड मार्केट रियलिटी। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मार्केट्स परेशान हैं और इसको इतना वैल्यू नहीं दे रहे।
तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अभी तक तो ऐसा देखने को मिल रहा है। जब इसका डेटा आएगा आगे सेक्टर वाइज कि कितना इसमें कंजम्पशन बढ़ा और तब हमें रियल पिक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसे क्लूज नहीं है। और ये मेरी बात नहीं है, मार्केट ने भी इसको एक तरीके से नकार दिया है। तो आपने देखा कि जीएसटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो प्रॉब्लम्स हैं, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, हर कंपनी आके चिल्ला रही है कि भाई ग्रोथ नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, और शायद उसी को फिक्स करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो केपेक्स पे इन पैसे नहीं लगा रही है, यानी कि अपने एक्सपेंशन पे नहीं काम कर रही है। इसको लेकर फिनेंस मिनिस्टर ने भी कई बार कहा है, और उनके कहने से क्या होता है, जब उन्हें डिमांड दिखेगी तो वो करेंगे। अब इसका प्रूफ क्या है कि लिस्टेड कंपनीज हैव इन्वेस्टेड 3.8 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 3.8 लाख करोड़ उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हैं। म्यूचुअल फंड यानी कि उन्होंने कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाए हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप एफडी की तरह भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम की हम सिक्योरिटीज़ उन्हें कहते हैं। तो ये उनका अब तक का हाईएस्ट है। अब सोचिए आप वहाँ पे 7-8% या 6% के रिटर्न के लिए पैसे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है। आप चाहें तो उस पैसे को अपने एक्सपेंशन में लगा सकते हैं, नई मशीनरी, नए प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है नहीं वहाँ लगाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है यार, 6-7% का रिटर्न ही कमा लो। तो ये अभी कॉरपोरेट की तरफ से चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है कि क्यों कंपनी के फ्यूचर में प्रॉफिट्स घटेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो। तो एक्सपेंशन आज नहीं करोगे तो अगले साल कैसे आपको उसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? तो ये जो सर्ज देखने को मिला है, इट्स ड्रिवन बाय अनसर्टेनिटी, लिमिटेड केपेक्स रेवेन्यूज एंड लो बैंक डिपॉजिट। तो वो बैंक में भी नहीं रख रहे। बैंक में अगर रखते तो वो शायद इकोनॉमी में कहीं ना कहीं यूज हो जाता। वो बैंक में नहीं रख रहे, बोल रहे बैंक में मिल ही क्या रहा है, तो वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर 1-2% ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब हाई अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, तो कह रहे हैं भाई हमारी तो जो यूटिलाइजेशन है वही कम है, हम जो माल बना सकते हैं वही नहीं बिक रहा, तो हम नए प्लांट क्यों लगाएं? तो इसलिए वो डिस्करेज हो रहे हैं, न्यू फैक्ट्री कैपेसिटी एक्सपेंशन पर काम नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या क्लू होगा कि अगले 1-1.5 साल कोई ग्रोथ हमें खास देखने को नहीं मिलेगी। और इन्होंने डेब्ट और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हैं ताकि फिक्स्ड इनकम मिल सके, और फोकस ऑन कैपिटल प्रिजर्वेशन ओवर हाई रिटर्न्स। तो वो देखिए ये भी एक खास बात है कि क्यों वो इक्विटी में नहीं लगा रहे, क्योंकि उन्हीं के शेयर में वो वापस लगाएगी, और उन्हें पता है कि भाई हमारे शेयर तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेंशन ही नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहे भैया 7-8% जो मिल जाए रख लो जेब में और खुश रहो। अब लोअर बैंक रेट पुश्ड कंपनीज टुवर्ड्स एमएफ्स ऑफरिंग बेटर यील्ड्स। तो आरबीआई रेट्स घटा रही है, आगे भी घटाएगी, तो इसलिए वो थोड़े जहाँ पे उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वहाँ वो जा रहे हैं। ट्रेंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अनसर्टेनिटी एंड वीक केपेक्स परसिस्ट। तो जब तक उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वो क्यों अपना एक्सपेंशन करेंगे? तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि एक तो वो बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं। बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं तो बैंकों में लिक्विडिटी की इशू आ रही है, आरबीआई उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से बैंक्स फर्दर क्रेडिट भी उतने उस तरीके से नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा, अब आरबीआई ने भी बैंक्स के ऊपर कुछ रूल्स लगाए हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आरबीआई ने बोला है कि 20% से ज़्यादा का आप लोन एक कंपनी को नहीं दे सकते, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा है, क्योंकि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ग्रुप के ऊपर 25% का रहेगा। तो टाटा ग्रुप का टोटल लोन किसी भी बैंक का 25% से ज़्यादा नहीं रहेगा। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी ग्रो कर रही हैं, लेकिन उनकी ऊपर की लिमिट जो है वहाँ तक पहुँच गया है लोन, तो उनको फर्दर लोन नहीं मिलेगा। तो बैंक्स से जो कंपनियां लोन नहीं दे रही हैं, बैंक्स उनको नहीं देंगे। जो लेना चाहती हैं वहाँ पर लिमिट लग गई है।
तो इसका नुकसान भी बैंकों को हो रहा है और इसीलिए बड़े बैंक्स अगर आप देखेंगे वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। टॉप लेंडर्स नियरिंग, जो जैसे होता है ना कि जो क्रेडिट लेने लायक होता है, लेना चाहता है, तो बैंक उसे ही क्रेडिट देता है। तो वो मांग रहे हैं भाई हमें दो, लेकिन अब उनकी अपर लिमिट पहुंच गई है तो वो लोन नहीं दे पा रहे। तो नियरिंग द 25% सीलिंग फॉर बिग कॉन्ग्लोमरेट्स पुशिंग फॉर रूल रिवीजन। तो अब ये आवाज आने लगी है भैया इस रूल को आप बढ़ाओ। अब इस रूल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सिस्टमिक रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा, कहीं डिफॉल्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका भी केपेक्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और रूल एड्स प्रेशर एट अ टाइम व्हेन प्राइवेट केपेक्स इज स्लैगिश। तो ऑलरेडी वहाँ पे ठंडापन देखने को मिल रहा है और भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। और इसको लेकर एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने भी कहा है कि हाईलाइटेड लैक ऑफ एनिमल स्पिरिट इन प्राइवेट केपेक्स। तो भाई जब केपेक्स नहीं होगा तो लोन भी बैंक के नहीं बटेंगे, तो इकॉनमी पे भी प्रॉब्लम्स, जॉब में भी प्रॉब्लम्स और बैंक्स में तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रहेगी। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की बात करते हैं और यहाँ पर हम नियर टर्म में मार्केट्स कहाँ जाएंगे, क्या ट्रेंड होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि ये जो फॉल हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये फॉल भी लगभग इसी तरीके से था। और डिफरेंस क्या था कि यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिली, तो क्या यहाँ से भी हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। ध्यान रहे कि अगर हम देखें तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, तो क्या यहाँ से ये वापस से ऊपर जाएगा। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने इस मूव को इस मूव के साथ एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है और पता करने की कोशिश की है कि क्या ये मूव उसी तरीके से और यहाँ से हमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर हम इन दोनों मूव्स को कंपेयर करें तो हमें क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इस कैंडल को देखें, ये 29 अगस्त का था और इस पूरे फॉल में करीब 650 पॉइंट्स का इसने फॉल दिया था। पुट कॉल रेशियो 0.71 के आसपास हो गया था और यहाँ पर हाई एडिशंस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा 10,000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे और नेक्स्ट मंथ में भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे। और इस दिन अगर हम अगले महीने का प्रीमियम देखें, नेक्स्ट मंथ के सीरीज का प्रीमियम देखें तो करीब 272 था, इतना हाई प्रीमियम था। और अगर हम आज का मूव देखें, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है 25 सितंबर को, तो यहाँ पर भी इसने करीब 532 पॉइंट्स को लूज किया है। पुट कॉल रेशियो भी 0.69 के लेवल तक पहुंच गया। हाई एडिशंस हमें आज भी देखने को मिली है, वो डेटा मैं आज आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम काफ़ी लो है, 200 से डाउन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर फॉल आने से 2-3 दिन पहले प्रीमियम्स में सडनली हमें बढ़त देखने को मिल गई थी निफ्टी फ्यूचर्स के, लेकिन वो सीन हमें यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए रिकवरी आ सकती है क्योंकि ये पिछले 5-6 दिनों से लगातार गिर रहा है। मार्केट्स अब एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक का डेटा देखकर ये नहीं लगता कि कोई मीनिंगफुल बाउंस आने वाला है और यहाँ से ये रिकवर करके ऊपर जाएगा। अभी तक डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो जो भी शॉर्ट टर्म का बाउंस होगा वो सस्टेन नहीं होगा, अभी तक ऐसा देखकर लगता है। अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आइए क्विकली आज का डेटा देख लेते हैं कि यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 25 सितंबर है और मार्केट 166 पॉइंट्स डाउन है। हम 25,000 से नीचे कन्विंसिंगली आ गए हैं और यहाँ पर कॉल आईवी और पुट आईवी को अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा बेरिशनेस इंडिकेट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कॉल की आईवीज तो पुट की आईवी से ज़्यादा हो गई हैं, जो कि अक्सर बुलिश मार्केट का इंडिकेशन होता है। पुट कॉल रेशियो 0.69 पर चला गया है, काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.32 से नॉन स्टॉप
0.69 तक पहुंच गया है। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी ये 0.70 से नीचे आता है एक बाउंस हमें देखने को मिलता है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगले एक दो दिनों में हमें यहाँ पर बाउंस देखने को मिले। विक्स में भी धीरे धीरे बढ़त होती हुई हमें दिख रही है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। अब ओआई को अगर देखिए, जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि ओआई में बढ़त देखने को मिली है। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो इस साल ही ऐड हो गए, जबकि एक्सपायरी एक हफ्ते दूर है। और नेक्स्ट मंथ में तो भाई ज़बरदस्त 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश एडिशंस हुए हैं। क्या ये लॉन्ग है, क्या ये शॉर्ट है, क्या अगले महीने कुछ बड़ा धमाका होने वाला है? इतनी पोजीशंस क्यों बनी हैं? और हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम प्रीमियम्स को देखें तो ये हमें राइज देखने को मिला है, और नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी हल्का राइज देखने को मिला है। और एनएसई का अगर टर्नओवर भी देखें तो अच्छा खासा टर्नओवर, एवरेज से ज़्यादा करीब करीब टर्नओवर है। तो वंस अगेन मार्केट गिरा, अच्छा गिरा, और इसके बाद हाई टर्नओवर जनरेट हुआ। पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड टेरिटरी तक पहुंच गया, यानी कि पुट कॉल रेशियो के बढ़ने के चांस हैं। हाई ओआई एडिशंस हुए हैं और प्रीमियम्स बढ़े हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस। क्या वो सस्टेन करेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जो मैं आपके साथ व्यू शेयर कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में एक आध दिन मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल रिकवरी के चांसेस हमें नहीं दिखते। उसकी वजह हमने आपके साथ शेयर की थी कि नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम्स जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई मीनिंगफुल राइज हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको वॉच रखना है निफ्टी के नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम्स में, और जहां भी ये प्रीमियम्स में हमें एग्रेसिव जंप देखने को मिले, 230 250 तक पहुंच जाए, तब हमें इंडिकेट करेगा कि हमें एक मीनिंगफुल बाउंस देखने को मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख सकते हैं कितना पैथेटिक है, और एफआईआईज की जो इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशंस हैं, कल तक का डेटा अगर हम देखें तो वो अपने शॉर्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन उसी लेवल पर मेंटेन कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमारा व्यू क्या है? शॉर्ट टर्म में हमारा व्यू है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक थोड़ी लंबी ट्रेंड लाइन है पिछले 3-4 महीनों की, और इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये की लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ पर एक हमें थोड़ा बहुत बाउंस ग्रीन दिखाने की ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही हमने देखा कि स्टोकेस्टिक भी अब ओवरसोल्ड टेरिटरी पे चला गया है। वॉल्यूम भी पिछले कई दिनों से यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए एक सिचुएशन बना रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी तक का डेटा ये बता रहा है कि वो सस्टेन नहीं करेगा। तो ऐसे में करना क्या है दोस्तों? अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये लेवल है हमारे शॉर्ट करने का 25,330, और जो फ्रेश शॉर्ट्स जो हमने 2 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था उसका लेवल क्या था? 25,130। इसके नीचे शॉर्ट का सजेशन हमने दिया था, और अब इससे भी नीचे आप पहुंच चुके हैं। अगर आप देखिए तो आप करीब करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा आपने गेन किया होगा अगर आपने इस लेवल को फॉलो किया होगा, और इस लेवल को भी फॉलो किया होगा तो भी अभी आप प्रॉफिट में होंगे। ऐसे में करना क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा शॉर्ट टर्म में एक दो बाउंस छोटा मोटा आ सकता है। ओवरऑल डेटा अभी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो हमारा सजेशन ये है कि बेस्ड ऑन डेटा कि शॉर्ट्स को कंटिन्यू करना है। अब हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है? तो करीब करीब आप 25,050 इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, और अगर कहीं से कुछ मार्केट मैनेजमेंट की वजह से या कोई न्यूज़ व्यूज़ की वजह से सडन स्पाइक आए तो बेटर है कि आप निकल जाइए, और जब भी मौका लगेगा तो हम फ्रेश शॉर्ट्स फिर बनाएंगे और अपने आप प्रॉफिट्स जो आपने अर्न किया है उसे भी प्रिजर्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।